तो आइए मित्रों प्रारंभ करते हैं हम लोग आज का क्लास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भाग 2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाग 1 डिस्कस किया था और आज हम लोग देखने वाले हैं भाग 2, भारतीय राज्य व्यवस्था के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भाग 2। लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले मित्रों मैं चाहता हूं कि आप लोगों से कुछ बातें करूं। आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे कि सर आपने लगभग 1 महीने पहले जो है इसका भाग 1 लोड किया था और अब हमें भाग 2 मिल रहा है इसका, तो क्या जो वीडियोस हैं वो हम 1 महीने पर मिलेंगे? नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है। कुछ तकनीकी समस्या के कारण वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे थे और बहुत सारे वर्क भी रहते हैं मुझ पर लोड जो मुझे करने होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए नोट्स बनाना, और आपको पता है कि लॉकडाउन में सब कुछ बंद है तो इस कारण से जो है कॉन्फ्रेंस से ही काम चलाना पड़ता है छात्रों से, तो इसलिए वीडियोस जो है लोड नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब मैं आशा करता हूं कि सप्ताह में कम से कम 2 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए जाएं, 1 से 2 वीडियो, कि आप लोग उसको अच्छे से देख पाए। पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा और जितने भी छात्रों ने अच्छे से देखा होगा मैं आशा करता हूं कि उनको इसका लाभ भी मिला होगा। आज हम लोग भाग 2 डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं इसका भाग 2 क्या है। आप यहां पर देख रहे होंगे कि मैंने 1853 चार्टर अधिनियम के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को यहां पर हेडिंग दिया है। आपके मन में यहां यह प्रश्न उठ रहा होगा कि सन 1853 का जो अधिनियम था वो तो आप हमें भाग 1 में पढ़ा चुके हैं, तो आखिर भाग 2 में से आपने क्यों लिखा? तो देखिए मित्रों, मैं चाहता हूं कि एक भी जो टॉपिक है, एक भी जो कंटेंट है वो आपका मिस ना हो। मैंने कहा था कुछ तकनीकी समस्या के कारण जो वीडियोस और भी उसमें ऐड नहीं हो पा रहे थे, तो इस कारण से मैं सोचा कि जब भाग 2 में लोड करूंगा उसी में इसके कंटेंट को और भी जोड़ दिया जाए जो भी बचा हुआ है। ठीक है, तो आइए मित्रों इसको हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 1853 का चार्टर अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को। तो जब मैं 1853 के विषय में भाग 1 में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये कंटेंट बताया था कि कानून निर्माण के लिए एक परिषद का गठन हुआ था। तो आज ये समझिए उस परिषद में कितने सदस्य थे, तो 6 नए सदस्य की नियुक्ति। तो कानून निर्माण में पहला कंटेंट यहां पर यह है कि कानून निर्माण के लिए 6 नए सदस्यों की नियुक्ति कहां हुई, तो गवर्नर जनरल परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में क्या हुई, तो 6 नए सदस्यों की नियुक्ति हुई। इसका कारण भी मैं बता रहा हूं कि क्या पहले से गवर्नर जनरल की परिषद नहीं थी या फिर ये जो परिषद नया ऐड किया गया, तो इस परिषद का कार्य क्या था। देखिए इन 6 नई परिषद में क्या हुआ, अगला कंटेंट है कि 6 में से 4 का चुनाव, 6 में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई तथा आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। मतलब लोकल गवर्नमेंट का पहली बार ऐसा हुआ कि सेंटर में लोकल गवर्नमेंट के कैंडिडेट क्या हो रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट द्वारा कैंडिडेट चुनकर जा रहे हैं। तो 6 में से 4 जो थे इन जगहों से जाने वाले थे। कहां जाने वाले थे, याद कर लीजिए आप इसको, कि बंगाल, मद्रास, बंबई तथा आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा इनकी नियुक्ति की जानी थी। अब देखिए मित्रों कि अगला यहां पर कंटेंट यहां पर यह है कि पहली बार गवर्नर जनरल की विधायी तथा कार्यपालिका जैसे कार्यों को अलग किया गया। कार्यपालिका जैसे कार्यों को क्या किया गया, अलग किया गया। अब यहाँ पे आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये विधायिका क्या होता है और ये कार्यपालिका क्या होता है। अभी आप देख रहे होंगे कि 2 सभाएं हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो उस समय ये द्विसदन नहीं होते थे, तो उस समय होता क्या था, अभी जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे बिल होता है, जो बिल होता है वो पास होता है हमारा लोकसभा और राज्यसभा में, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, विधायिका कहते हैं। और जब उस पर
राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं तब उसे क्या कहा जाता है, उसे कानून, वो क्या होता है, कानून बन जाता है। तो कार्यपालिका की तरह कौन कार्य करते हैं हमारे, तो प्रेसिडेंट कार्य करते हैं। उसी तरह से विधायी कार्य जो है, जो कानून बनाने का कार्य है, वो किनको दे दिया गया, तो इन 6 नए सदस्यों को दे दिया गया। और जो कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है वो किनके पास आ गई, तो गवर्नर जनरल के पास। पहली बार ऐसा हुआ क्योंकि पहले जो था 1853 से पहले का जो समय था, तो गवर्नर जनरल के पास ही, इनके परिषद के पास ही दोनों शक्तियां होती थी। विधायी शक्ति भी, कानून भी ये बनाएंगे और इसको एग्जीक्यूट भी करने का काम कौन करेंगे, तो ये गवर्नर जनरल की परिषद करेगी। लेकिन गवर्नर जनरल की परिषद में एक नए परिषद का पदार्पण होता है और इनके कार्यों में क्या होता है, पहली बार 1853 में विधायी तथा कार्यपालिका के कार्यों को अलग अलग किया जाता है। अगला कंटेंट यहां पर यह देखें मित्रों आप कि अब विधायी कार्य ये 6 नए सदस्य संभालेंगे तथा कार्यपालिका की शक्ति गवर्नर जनरल की परिषद के पास था, है ना। कार्यपालिका की शक्ति किनके पास था, तो गवर्नर जनरल की परिषद के पास था। हालांकि पहले विधायी शक्ति भी था, लेकिन अब सिर्फ इनके पास क्या बच गया, कार्यपालिका की शक्ति बच गई और विधायी शक्ति किनके पास चले गए, तो इन 6 नए सदस्यों के पास चले गए। अब यहाँ अगला कंटेंट यहाँ पर यह देखिए कि इस नए 6 सदस्यीय विधायी परिषद को भारतीय विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। क्या कहा गया, 1853 में 6 नए सदस्य आए, इनका नाम क्या दिया गया कि भारतीय विधान परिषद, या आप ये भी कह सकते हैं केंद्रीय विधान परिषद। इंग्लिश में अगर कहें तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल आप कह सकते हैं। तो 1853 में इन बिंदुओं को आपको क्या करना है, याद रखना जरूरी है। तो चलिए 1853 में हम लोग कुछ और भी बिंदु को देखते हैं जो रह गए थे। वो है हमारा क्या, तो सिविल सेवा से संबंधित, जो अभी हम लोग यूपीएससी देखते हैं, सिविल सेवा से संबंधित क्या क्या प्रावधान थे उसको भी हम लोग देखते हैं आगे। कि 1853 का चार्टर अधिनियम में सिविल सेवा से संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए थे। यहाँ पर हमारा पहला कंटेंट यहाँ पर यह है कि सिविल सेवा भर्ती में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की। अब भारतीय भी सिविल सेवा प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। अब भारतीय भी क्या करेंगे, सिविल सेवा प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। पहले ऐसे प्रॉपर कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब जो है ये खुली बहाली में क्या करेंगे, भाग ले सकेंगे। अगला कंटेंट यहाँ पर यह है कि 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में कार्य हेतु मेकाले समिति का गठन। अब क्या याद रखेंगे कि 1854 में मेकाले समिति का गठन हुआ भारतीय सिविल सेवा के संबंध में कार्य हेतु। और 1855 में पहली बार क्या होता है, 1855 में खुली प्रतियोगिता के आधार पर पहली बार परीक्षा का आयोजन, परीक्षा का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है, 1855 में किया जाता है। तो अब भारतीय भी सिविल सेवा में भाग ले सकेंगे। तो हम लोग यह भी जान लेते हैं कि हमारे पहले भारतीय सिविल सेवक कौन थे। तो ये अगला कंटेंट हमारा यहाँ पर यह है कि हमारे पहले भारतीय सिविल सेवक कौन थे, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के पहले आईसीएस अधिकारी चुने गए। आईसीएस का मतलब हुआ इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसको आज हम लोग आईएएस के नाम से जानते हैं, आईएएस के नाम से जानते हैं। तभी आईसीएस के नाम से इसे जाना जाता था अंग्रेजों के समय में। अब एक बहुत ही रोचक और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन रहा है मित्रों कि सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो सिविल सेवा के जो जनक है वो कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो गवर्नर जनरल थे वो है। इनका कार्यकाल मैं आपको बता दूं कि इनका कार्यकाल था आपका 1786 से लेकर 1793 तक इनका कार्यकाल रहा। और इनके कार्यकाल में बहुत सारी उपलब्धियां रही, जैसे जिले में थाने की व्यवस्था, उस थाने का जो इंचार्ज है वो दुर्गा को बनाया गया, या फिर कोर्ट की स्थापना, या आपने सुना होगा कि हैदर अली के जो पुत्र थे टीपू सुल्तान, उनके साथ जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, तो उस समय में भी कौन थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे गवर्नर जनरल। ठीक है, तो आप ये यहाँ पर याद रखें। तो खैर मैं डीप हिस्ट्री में नहीं जाने वाला अभी।
अभी मैं बस आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ले रहा हूँ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख रहा हूँ इंडियन पॉलिटी को तैयार करने के लिए, तो उसको मैं देख रहा हूँ, अभी मैं उस पर ही फोकस करूंगा। अगला हमारा यहाँ पर यह है कि आधुनिक सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है। अगर सिविल सेवा के जनक है तो आधुनिक सिविल सेवा के जनक और भी ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन यहाँ हो जाता है। तो आधुनिक सिविल सेवा के जो जनक है वो कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लोग लोह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और आपको पता भी होगा कि ये सरदार क्यों उपाधि इनको मिली थी, तो बरदौली सत्याग्रह में उन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था, बरदौली आंदोलन में, तो इन्हें सरदार कहा गया लोगों के द्वारा, और तभी से इनके नाम के आगे क्या जुड़ गया, सरदार जुड़ गया, तो तभी से बन गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। खैर इतिहास की बातें हम ज्यादा डीप हिस्ट्री में बाद में देखेंगे, अभी हम लोग देखते हैं आगे कंटेक्स्ट। तो सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, और आधुनिक सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। एक कंटेंट हमने यहाँ पर और जोड़ दिया है कि वर्तमान में अगर सिविल सेवा को देखें, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी को देखें, तो हमारे भारतीय संविधान में ये एक संवैधानिक निकाय है। ये क्या है, संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। और हमारे संविधान के भाग 14 में ये वर्णित है, भाग 14 में ये वर्णित है, और अनुच्छेद मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक, 315 से लेकर 323 तक ये क्या है आपके वर्णित है। तो ये रेंज आप यूपीएससी के संबंध में ये रेंज आप क्या कीजिएगा, तो इसको याद रखें आप। तो आइए मित्रों देखते हैं कि भाग 1 से लेकर भाग 2 तक में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, उसको पॉइंट दर पॉइंट हम लोग देखते हैं, और फिर ये देखते हैं कि किस तरह से हम लोगों को आगे पढ़ना है। अगर पार्ट 1 भाग 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, इसका पहला पार्ट नहीं देखा है, तो जाकर मेरा आग्रह है आप लोगों से कि पहला वो भाग 1 देख लें आप, और फिर अगर आप भाग 2 को देखेंगे तो आपको कड़ियां जोड़ने में आसानी होगी। लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको क्या करता हूँ, रिव्यू करके बता देता हूँ इसका कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो देखिए, सबसे पहला मैंने आप लोगों को बताया था कि शुरुआत कहां से होती है, तो कंपनी के शासन से, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरुआत होती है कि अंग्रेजों के तौर पर सबसे पहले कौन आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। और मैंने आपको बताया था डिटेल में कि 1600 ईस्वी में क्या होता है, इस कंपनी का पदार्पण होता है भारत में। वहां की जो महारानी होती है एलिजाबेथ प्रथम, उनके आदेश के अनुसार 21 वर्षों के लिए इनको व्यापार का अधिकार यहाँ पर मिलता है। लेकिन शुरुआती स्टेज तो इनका व्यापार रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, EIC। लेकिन होता क्या है मित्रों कि इनकी प्रवृत्ति चेंज हो जाती है 1757 में, जब ये पहला युद्ध लड़ते हैं, बैटल ऑफ पलासी, है ना, बैटल ऑफ पलासी। सिराजुद्दौला के विषय में आप लोगों ने सुना होगा कि नवाब थे वो बंगाल के, उनके साथ ये क्या करते हैं, 1757 में पलासी का युद्ध लड़ लेते हैं, और 1764 में ये बक्सर का युद्ध लड़ लेते हैं, और 1765 में इसे कर वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। किनको, तो कंपनी को। तो अब क्या होता है कि कंपनी के पास सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा आने लगते हैं, ये अपना क्षेत्रीय शक्ति विस्तार करने लगता है। बहुत ही डिटेल में मैंने भाग 1 बताया है, पहले तो मेरा आग्रह है भाग 1 आप जरूर देख लें। ये वीडियो तो ऐसे रहेगा ही, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको इसका संपूर्ण लाभ मिल पाएगा। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पहले व्यापारिक उद्देश्य से आती है, लेकिन धीरे धीरे 1765 आते आते ये अपने क्षेत्रीय शक्ति में विस्तार करना और भी ज्यादा शुरू कर देती है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा करप्ट हो जाती है कंपनी। तो क्राउन के द्वारा ब्रिटिश सरकार, है ना, क्राउन के द्वारा ब्रिटिश सरकार क्या करते हैं कि इन पर नियंत्रण करने के लिए पहला अधिनियम लाते हैं। कौन सा अधिनियम लाते हैं, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो मैंने भाग 1 में डिटेल से आप लोगों को बताया था। 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट लाते हैं, और फिर उसके बाद आता है आपका कि 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। फिर हम लोगों ने पढ़ा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स द यंगर जो है वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री होते उन्हीं के नाम पर ये पढ़ा था आपका पिट्स इंडिया एक्ट, मैंने वहां पर बताया आपको। फिर आता है आपका 1786 का एक्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था। फिर आता है आपका 1793 का एक्ट। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो 1813 का। फिर हम लोगों ने पढ़ा 1833 का। फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या आपका 1853 का। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा 1853 का। मित्रों ये जो थे ये क्या थे, मुख्यतः संशोधन थे। 1881
1781, 1784 और 1786 ये क्या थे, संशोधन थे। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1773 से लेकर 1793 कितने साल हो गए, 20 साल हो गए। 1793 से लेकर 1813 कितने हो गए, 20 साल हो गए। 1813 से लेकर 1833 कितने हो गए, 20 साल। 1833 से लेकर 1853 ये क्या हो गए, 20 साल। तो ये 20-20 साल जो थे, ये इनको अवधि मिल रही थी यहाँ पर और भी व्यापार करने की, इनको अनुमति दी जा रही थी ये 20-20 साल की। लेकिन जब 1853 का यहाँ पर मैंने बताया आपको, 1853 का जब यहाँ चार्टर अधिनियम आ जाता है यहाँ पर, तो इनकी समय सीमा निर्धारित नहीं की जाती है। इसका मतलब हुआ कि ब्रिटिश सरकार या फिर क्राउन जब भी चाहे इस कंपनी को समाप्त कर सकती है। ये इनके पास क्या आ गया, तो अभी इनके पास ये अधिकार भरपूर मात्रा में था, क्योंकि इन्होंने इनकी अवधि यहाँ पर 1853 में निश्चित नहीं की थी। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि एक बहुत ही बड़ा मित्रों संग्राम हो जाता है, एक बहुत ही बड़ा विद्रोह हो जाता है सिपाहियों के द्वारा। लगभग उसमें 75,000 सैनिक उसमें भाग ले लेते हैं। वो हो जाता है आपको भी पता होगा कि 1857 का क्या हो जाता है, 1857 का विद्रोह मैंने यहाँ पर लिखा भी है। 1857 का क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, 1857 का जब विद्रोह हो जाता है तो भारतीयों में बहुत ही ज्यादा जो है ऐसी भावना प्रतीत होती है कि ये भारतीय जो है कुछ कर गुजरेंगे और अब तो अंग्रेजों को उखाड़ ही फेंकेंगे। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस रहे। लगभग 75,000 सैनिकों ने जो है इसमें भाग लिया 1857 की क्रांति, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें विजय हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ ऐसे थे चेले चटिए, या फिर क्या कह दूं मैं उनको, मेरे पास शब्द नहीं है, कि वो लोग जो है क्या किए, तो सपोर्ट पूरी तरह से नहीं किए। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी थे जो खुलकर सपोर्ट किया 1857 की क्रांति में, जैसे कि मैं नाम लेना चाहूंगा गर्व से, झांसी की रानी, उसके बाद फिर आप कह सकते हैं नाना साहब, बिहार के जगदीशपुर से थे हमारे कौन, तो कुंवर सिंह जी थे। तो और भी बहुतों ने इस पे क्या किया, भाग लिया। हालांकि उनका कुछ निजी उद्देश्य भी था, लेकिन कम से कम सपोर्ट तो किया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो चलिए मित्रों, हम लोग देखते हैं कि 1857 में क्या होता है, कि 1857 में क्या होता है कि विद्रोह छिड़ जाता है। अभी इसके विषय में मैं आप लोगों से बात करूंगा। और 1857 के बाद क्या होता है कि कंपनी के शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दी जाती है। कंपनी के शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दी जाती है। और 1857 के विद्रोह का क्या कारण था, उसके कुछ बेसिक पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या होता है, 1858 में क्या होता है, कंपनी पूरी तरह समाप्त हो जाती है। और 1858 से लेकर 1947 तक डायरेक्ट इसको कौन ले लेता है अपने हाथों में, तो ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में इस शासन को ले लेते हैं। ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में शासन को डायरेक्ट ले लेते हैं। कंपनी का कार्य यहाँ पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आइए थोड़ा सा कुछ बेसिक पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, मैंने यहाँ मेंशन किया है, कुछ बेसिक पॉइंट हम लोग क्या करते हैं 1857 की क्रांति पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1857 का विद्रोह 1857 रिवोल्ट, 1857 रिवोल्ट। इसका पहला कंटेंट यहाँ पर यह है कि यह क्या था। सबसे पहले मित्रों ये समझिए यह क्या था, तो यह एक सिपाही विद्रोह था। क्या था, सिपाही विद्रोह था। सिपाही विद्रोह इसे कहा गया सिपाही म्यूटिनी। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सिपाही म्यूटिनी कहते हैं। सिपाही म्यूटिनी किया गया यहाँ पर सिपाही विद्रोह, या फिर इसे एक नाम से और भी जाना जाता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला कंटेंट हमारा यहाँ पर यह है कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी, तो यह प्रश्न बहुत जगह पर यह बन सकता है कि, या फिर बना भी है कि उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे। तो मैं आपको बता दूं कि उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। अब क्यों हुआ, इसका मुख्य कारण क्या था यहाँ पर, तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो मुख्य कारण था, इसका क्या था, मुख्य कारण था लगभग 100 वर्षों में कंपनी द्वारा भारतीयों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक शोषण। तो इन्होंने क्या किया कि इन 100 वर्षों में क्या किया, इसका मुख्य कारण था कि 100 वर्षों में इन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक मतलब सभी रूपों से क्या किया, भारतीयों का शोषण किया। आप यहाँ पर यह सोच रहे होंगे कि सर आपने ये 100 वर्ष क्यों लिखे, इसका क्या कारण है।
तो मैं बता दूं आपको, अभी मैंने बताया कि 1757 में ये क्या करते हैं, प्लासी का युद्ध लड़ते हैं। 1757 में ये प्लासी का युद्ध लड़ते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1857 हमने लिखा है, तो लगभग 100 साल का यहाँ पर क्या है डिफरेंस है। और जब ये प्लासी का युद्ध लड़ लेते हैं उसके बाद ये बहुत ही ज्यादा करप्ट हो जाते हैं और भारतीयों पर तरह तरह के अत्याचार करना, कर वसूलना, ये यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो लगभग 100 साल तक इन्होंने शोषण किया और ये एक बारूद इकट्ठा हो रहा था, इस संग्राम के लिए एक बारूद इकट्ठा हो रहा था और उस बारूद को जब चिंगारी मिल जाती है, वो चिंगारी क्या होती है, इसका तत्कालीन कारण, कि तत्कालीन कारण क्या होता है, तो कारतूस पर लगी गौ तथा सुअर की चर्बी, कारतूस पर लगी। तभी होता क्या है कि इनफील्ड नामक जो राइफल होता है तो वो रिलीज होता है, तो उसी में क्या होता है कि जो कारतूस लगाने होते हैं उसमें जो लिपटा होता था कागज की तरह, है ना, गौ तथा सुअर की चर्बी। तो आपको पता ही होगा हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ये जायज नहीं है। यहाँ पर ऐसा माना गया कि धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है और इसको मानने से इनकार कर दिया सबसे पहले 34वें रेजिमेंट के जो सिपाही थे उन्होंने, जिनका नाम था मंगल पांडे। एक पिक्चर भी है जिसमें आमिर खान है मंगल पांडे के रूप में, तो उसमें आप पिक्चर देख सकते हैं, पिक्चर भी आपको बहुत कुछ सिखाती है, तो मंगल पांडे पिक्चर भी आप देख सकते हैं। एक इनका और भी मूवी है जो मुझे बहुत ही पसंद आता है, आप देखे होंगे लगान। लगान में भी जो है वो कर संबंधी कुछ समस्या है, जो क्रिकेट मैच भी खेल लेते हैं ये लोग, तो उसको भी देख लीजिएगा, अच्छा मूवी है यहाँ पर आपका। तो अब देखिए कि यहाँ पर क्या है कि 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे द्वारा विद्रोह, पहला विद्रोह ये करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे इसकी जो बुनियाद है और भी मजबूत होती है और लगभग 75,000 सैनिक इसमें क्या करते हैं, अवध के भाग ले लेते हैं। और जब ये बड़ा विद्रोह हो जाता है तब यहाँ पर मांग छिड़ती है कि इस कंपनी को समाप्त किया जाए। कहां पर मांग छिड़ती है, तो ब्रिटिश संसद में मांग छिड़ती है कि नहीं, इस कंपनी को खत्म किया जाए, कि कंपनी इस फसाद की जड़ है। और यहाँ पर क्या होता है कि क्राउन का मतलब क्या होता है, ताज। आप कहीं कहीं देखेंगे, जरूर देखेंगे कि ताज का शासन। मैंने यहाँ पर लिखा है ब्रिटिश सरकार और क्राउन का मतलब हो गया ताज का शासन, और ताज के अंदर कौन काम करेगा, तो ब्रिटिश सरकार। अभी भी आप देखते होंगे कि जैसे हमारे देश में क्या होता है, राष्ट्रपति होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, क्राउन की उपाधि होती है, जो वहां की जो महारानी होती है उनको दी जाती है और उनके अंदर क्या करते हैं, सरकार काम करते हैं। उसी तरह से हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, तो वो जो है प्रेसिडेंट है और उनके नीचे जो है क्या करती है, सरकार काम करती है। कोई भी समझौता अगर किसी अन्य देशों से होता है तो वो सरकार के नाम पर नहीं होता, पीएम के नाम पर नहीं होता, वो किन के नाम पर होता है, तो प्रेसिडेंट के नाम पर किया जाता है, उस पर हस्ताक्षर। उसी तरह से वहां की कौन है, महारानी। तो ताज के अंदर कौन काम करते थे, ब्रिटिश सरकार। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 1858 ईस्वी में ताज ने प्रत्यक्ष रूप से ये शासन अपने हाथों में ले लिया और 1858 से लेकर 1947 तक यहाँ पर दौर चला हमारे आजादी तक का। अब हम लोग अगला जो देखेंगे अधिनियम, वो देखेंगे कौन सा, तो 1858 का। और इस बीच में कौन कौन से अधिनियम आए उसको भी डिस्कस करेंगे, क्या क्या चैलेंजेस हमारे भारत में रहे उसको भी देखने का प्रयास हम लोग करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। ये बहुत ही अच्छी पकड़ बना देगी आप लोगों का, ये हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है इसको आप लोग अच्छे से समझे, और आशा करता हूं कि समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। और फिर भी अगर कहीं आप लोगों को दिक्कत रह गया है तो आप लोग जो कमेंट बॉक्स है उसमें हमें जरूर बताएं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उसका निदान कर सकें। तो आइए हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि 1858 का अधिनियम। आइए तो आइए मित्रों हम लोग देखते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ कि जो शासन था यहाँ पर क्या होती है कि जो कंपनी है उनकी लीला समाप्त होती है, और किनकी लीला शुरू होती है यहाँ पर, तो ब्रिटिश क्राउन की 1858 से लेकर 1947 तक। अब ये जो है भारत में क्या करेंगे, डायरेक्ट रूप से भारत में लूट खसोट का कार्य करेंगे। मित्रों मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत में इनका पदार्पण हुआ था, तब भारत की जीडीपी
जिसको हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, तभी की जो जीडीपी थी लगभग 23 से 24% थी। और जब ये अंग्रेज गए यहाँ से, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो हम लोगों की जीडीपी है मात्र 2 से 3% रह गई। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का इन्होंने आर्थिक शोषण भी हमारे देश में किया था। तो कंपनी से तो छुटकारा मिल गया भारत को, लेकिन अब आ गए कौन? तो डायरेक्ट आ गए ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन 1858 से लेकर 1947 तक। तो पहला अधिनियम हम लोग यहाँ पर यह देखने जा रहे हैं कि 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो आइए मित्रों, इसको हम लोग क्या करेंगे, पिक्चोरियल फॉर्म में देखेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे। क्या चलेंगे? तो क्लॉकवाइज इसमें हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर यह देखिए कि 1858 का भारत शासन अधिनियम में पहला यहाँ बिंदु यहाँ पर यह है कि इसे, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह उठता है, इसे किस रूप में जाना गया? किस रूप में जाना गया? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो था आपका कि भारतीय शासन को, क्योंकि कंपनी के शासन में बहुत ही ज्यादा भारत उद्वेलित हो गए थे, तो भारतीय शासन को अच्छा बनाने वाले अधिनियम के रूप में, भारतीय शासन को अच्छा बनाने वाले अधिनियम के रूप में ये क्या हो गया, इसे जाना गया, इस अधिनियम को। दूसरा कंटेंट यहाँ पर यह है हमारा कि इनका उद्देश्य क्या है, इनको ये समझते हैं इनका उद्देश्य क्या था। तो इनका उद्देश्य, जैसा इन्होंने मेंशन किया था, इनका उद्देश्य था कि प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना। प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना क्या था, इनका उद्देश्य था। और अगर हम लोग इसकी समाप्ति की बात करें तो 3 चीजों की समाप्ति हुई 1858 के शासन अधिनियम में। तो सीओडी और बीओसी, सीओडी और बीओसी, द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति, द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति, डुअल गवर्नमेंटशिप जो थी उनकी समाप्ति हो गई। आपको मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है कि जो ये सीओडी ये क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, और ये जो बीओसी है ये क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे ये क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होते थे ये क्या करते थे, नियंत्रण बोर्ड, तो जो राजनीतिक कार्य होते थे उनको ये देखने का कार्य करते थे। तो ये जो द्वैध शासन प्रणाली है वो क्या कर दी गई, समाप्त यहाँ से कर दी गई। अगला कंटेंट हमारा यहाँ पर यह है कि जब ये समाप्त हो गई तो शासन किसके हाथों में आ जाएगा? तो सीधी सी बात है कि ये जो शासन है ये किसके हाथों में आएगा, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आएगा। तो प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप शासन किसके हाथों में चला गया? तो वहां की जो ताज थी, महारानी थी, तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथों में। तो ब्रिटेन की महारानी जो थी वहां की, उनका क्या नाम था, तो विक्टोरिया नाम था। तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथों में यह शासन चला गया। ठीक है, अगला कंटेंट हम लोग इधर देखेंगे कि यहाँ पर यह देखिए आप लोग कि पद नाम में परिवर्तन, पद नाम में परिवर्तन की जो पोस्ट था उसके नेमिंग में भी बदलाव यहाँ पर कर दिया गया 1858 में, 58 का भारत शासन अधिनियम में, कि जो गवर्नर जनरल थे अब वायसराय के नाम से जाने जाएंगे। गवर्नर जनरल किसके नाम से जाने जाएंगे? तो वायसराय के नाम से जाने जाएंगे। अब ये जो वायसराय थे, तो प्रथम वायसराय कौन बने? तो प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय थे कौन? तो लॉर्ड कैनिंग। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 1857 की जब क्रांति हुई थी तो तभी भी कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और तभी ही ये क्या हुआ कि 1858 का जब अधिनियम आया तो लॉर्ड कैनिंग को ही गवर्नर जनरल से क्या बना दिया गया? तो वायसराय बना दिया गया। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे आपके? लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय कौन थे? तो प्रथम वायसराय भी कौन हुए? तो लॉर्ड कैनिंग आपके हो गए। क्यों? क्योंकि इन्हीं का पद नाम बदल कर क्या कर दिया गया था इनको? तो वायसराय की उपाधि दी गई थी। हालांकि जब आप देखेंगे 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन जब आएंगे, यहाँ पर हम लोग आजादी तक की बात करेंगे, इसमें विभाजन तक की बात करेंगे, तो जब लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पर आएंगे तो वहां पर जो वायसराय का जो पद है फिर से उसको बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, गवर्नर जनरल का जो नाम था वो अब क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। तो गवर्नर जनरल अब वायसराय के नाम से जाने जाएंगे। कौन जाने जाएंगे? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 में भी लॉर्ड कैनिंग थे और 1858 के प्रावधान में भी लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर आ गए। तो अब ये गवर्नर जनरल से क्या बन गए? वायसराय बन गए। नाम में इनका क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। अब अगला कंटेंट यहाँ पर यह देखेंगे हम लोगों ने ये देख लिया, ये डिस्कस कर लिया कि किस रूप से जाने जाते थे, इनका उद्देश्य देख लिया, इनकी समाप्ति देख ली, प्रत्यक्ष
जो था शासन उनको देख लिया, और पद नाम में जो परिवर्तन था उन बिंदुओं को भी हम लोगों ने देखा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि नए पद का भी यहाँ पर निर्माण होता है, नए पद का भी यहाँ पर गठन होता है। वो नया पद क्या है इसको समझिए कि भारत राज्य सचिव, भारत राज्य सचिव पद का गठन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत राज्य सचिव पद का गठन तथा 15 सदस्यीय सलाहकारी परिषद के साथ। इनको सलाहकारी परिषद भी दिए गए, 15 सदस्य दिए गए इनको कार्य करने के लिए। किनको दिए गए कार्य करने के लिए? तो राज्य सचिव को कार्य करने के लिए 15 सदस्य यहाँ पर दिए गए। तो अब यहाँ पर प्रश्न यहाँ ये उठता है कि पहले जो राज्य सचिव थे वो कौन थे, तो उनका नाम जान लीजिए आप लोग। जो पहले राज्य सचिव थे, मैंने पॉइंट में मेंशन किया है, तो पहले राज्य सचिव कौन थे? तो लॉर्ड स्टैनली थे। कौन थे आपके? तो लॉर्ड स्टैनली थे। और अगला बिंदु हमारा यहाँ पर यह है कि भारत राज्य सचिव कैबिनेट का ही सदस्य होता था। कैबिनेट का क्या होता था? सदस्य होता था, जो संसद के प्रति उत्तरदायी था, जो संसद के प्रति उत्तरदायी था। संसद में कोई बिल पास करना हो भारत से संबंधित, या फिर कोई भी प्रावधान लागू करने हो, तो कुछ भी अगर करना होता तो क्या करना पड़ता? तो राज्य सचिव क्या थे? तो इसके लिए उत्तरदायी थे। अब यहाँ पर देखिए कि अगला बिंदु यहाँ पर यह है कि राज्य सचिव भारत के राजनीतिक प्रमुख थे। भारत के क्या थे? राजनीतिक प्रमुख थे। क्योंकि ये भारत के जो राज्य सचिव थे ये भारत में नहीं रहते थे, ये कहाँ पे थे आपके? तो ब्रिटेन के संसद में थे। वो क्या थे? ब्रिटेन के संसद में जो गवर्नर जनरल के द्वारा इनको रिपोर्ट दिया जाता था, जो सूचना दी जाती थी, उनके अनुसार से ये क्या करते थे? तो वहां पर किन चीजों पर संशोधन करते थे, कोई कानून पारित करते, या जो भी इनका कार्य होता था संसद के अंतर्गत उन कार्यों को करते थे। और ये 15 सदस्य क्या करते थे? इनकी सहायता करते थे। तो राज्य सचिव कैबिनेट के ही एक सदस्य होते थे जिन्हें राज्य सचिव बनाया जाता था। तो ये चीज आप लोगों ने देखा। और जो राज्य सचिव था वो क्या था? तो संसद के प्रति उत्तरदायी थे। संसद के प्रति कौन थे? उत्तरदायी थे। अगला कंटेंट हम लोगों ने देखा कि राज्य सचिव भारत के राजनीतिक प्रमुख थे। और नेक्स्ट कंटेंट यहाँ पर यह देखिए कि इनके परिषद एक निगमित निकाय कॉर्पोरेट बॉडी थे, जिन्हें भारत और इंग्लैंड में मुकदमा दायर करने का अधिकार था। मुकदमा ये क्या कर सकते? दायर कर सकते थे। इनकी जो परिषद थी यह क्या थी? एक निगमित निकाय थी, कॉर्पोरेट बॉडी थी, जो मुकदमा दायर कर सकती थी भारत और इंग्लैंड में। और अगला कंटेंट हम लोग यहाँ पर यह देख रहे हैं, ये देखिए अगला कंटेंट हमारा यहाँ ये है कि वायसराय तथा भारत राज्य सचिव ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे। ये सब क्या थे? आपके ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे। तो सबसे पहला बात आप लोग ये जान लीजिए कि देखिए मित्रों कि सबसे पहले कौन थे? तो वायसराय थे। उनके ऊपर कौन हो गए? ये तो भारत में हो गए आपके। और इनके ऊपर कौन थे? तो इनके ऊपर थे कौन? तो राज्य सचिव, भारत के राज्य सचिव थे। और इनके ऊपर कौन थे? तो इनके ऊपर थे कौन? तो ब्रिटिश क्राउन। कौन थे? ब्रिटिश क्राउन थे। तो इस तरह का यहाँ पर क्या था? हायरार्की बन गया, नीचे से लेकर ऊपर तक की ओर। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया। वायसराय कौन होंगे? लॉर्ड कैनिंग जो थे वो क्या थे? आपके नीचे, मतलब भारत की स्थिति में। और भारत के बाद यहाँ पर क्या आ गया? राज्य सचिव आ गए इनसे ऊपर, और इनसे भी ऊपर क्या आ गया? तो ब्रिटिश क्राउन आ गया। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर कि वायसराय तथा भारत राज्य सचिव ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे। अब आप बताइए ये जो राज्य सचिव है और ये जो वायसराय है, ये ब्रिटिश क्राउन के अधीन आया कि नहीं आया? ठीक है ना? तो ये ब्रिटिश क्राउन के क्या आ गए? अधीन आ गए। तो इस तरह की इनकी कार्य प्रणाली शुरू हुई। कब हुई शुरू? तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था। तो हम लोगों ने 1858 का भारत शासन अधिनियम जो था वो अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए हम लोग और भी देखते हैं आगे के क्या क्या प्रावधान हैं। तो आइए मित्रों देखते हैं 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम जो 1858 के बाद आया। तो देखिए इनके दो बिंदु जो हैं पहले वो याद रखने जरूरी है आपको। क्या है? पहला यहाँ पर ये कंटेंट है हमारा कि 1857 की महान क्रांति, जैसे 1857 के विद्रोह के बारे में मैंने बताया था, 1857 क्रांति के विषय में मैं पहले आपको बता चुका हूं कि 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। 1857 की जब महान क्रांति हुई उनके बाद जो है ब्रिटिश सरकार को ऐसा महसूस हुआ
कि जो भारतीय हैं उनका सहयोग लेना बहुत ही जरूरी है अगर हमें भारत में शासन करना है। तो अगला कंटेंट यहाँ पर यह है हमारा कि इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने कि भारतीयों का इनको सपोर्ट मिले और ये ज्यादा से ज्यादा दिनों तक भारत में क्या कर सके, अपना प्रभुत्व स्थापित रख सकें, इस अनुसार से इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश संसद ने क्या किया कि 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। तो चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि 1861 देखेंगे, फिर 1892 देखेंगे और फिर 1909 में देखेंगे कि ये कौन से अधिनियम इन्होंने पारित किए थे और इनमें क्या क्या प्रावधान थे। तो आइए हम लोग पहला देखेंगे यहाँ पर 1861 का। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में पहला कंटेंट हमारा यहाँ पर यह है कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था ये क्या था आपका, तो भारतीय संविधान और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। ये महत्वपूर्ण क्यों था उसको हम लोग अगले कंटेंट में देखते हैं। अगला कंटेंट है हमारा यहाँ पर यह है क्या, पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने का प्रावधान। 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया तो उसमें पहली बार यह प्रावधान किया गया कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया होगी उसमें जो है भारतीय भी भाग लेंगे, पहली बार ऐसा किया गया। और अगला कंटेंट यहाँ पर यह है कि इन्हें मनोनीत करने का अधिकार वायसराय के पास था, गैर सरकारी सदस्य के रूप में कहने का मतलब यहाँ ये हो गया कि नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में इन्हें क्या किया जाएगा, चुना जाएगा, तो गैर सरकारी सदस्य के रूप में। अगला कंटेंट यहाँ पर यह देख लेते हैं हम लोग कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत किया। 3 सदस्यों को उन्होंने क्या किया, भारतीय सदस्यों को क्या किया, विधान परिषद में मनोनीत किया। कौन थे वो 3 सदस्य, क्या थे वो, तो गैर सरकारी सदस्य के रूप में, सरकारी नहीं थे, गवर्नमेंटल नहीं थे, गैर सरकारी मतलब अलग से इनको रखा गया। अब उस 3 में कौन कौन थे तो ये देख लेते हैं। पहले थे हमारे बनारस के राजा, दूसरे थे हमारे पटियाला के महाराजा और तीसरे थे हमारे कौन, तो सर दिनकर राव। तो 1861 के संबंध में इन तीनों का आप नाम याद रखें। किन्होंने इनकी नियुक्ति की, तो लॉर्ड कैनिंग ने की, कब की, 1862 में। तो किनके प्रावधान के अनुसार, तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम के जो प्रावधान थे उनके अनुसार जो है अब भारतीय भी क्या करेंगे, तो कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। हालांकि बहुमत जो होगा वो सरकारी सदस्यों का होगा, इनका बहुमत नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, भारतीयों का पार्टिसिपेशन होने लगा। इसीलिए इसको क्या कहा गया कि भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम के रूप में इसे जाना गया। किसे जाना गया, तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम को। तो आइए देखते हैं 1861 के भारत परिषद अधिनियम के कुछ अन्य बिंदु को। तो आइए देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम के कुछ अन्य बिंदु। अगला कंटेंट इसमें यहाँ पर यह है कि बंबई मद्रास को पुनः विधायी शक्तियां प्रदान कर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। तो सबसे पहले मित्रों ये समझिए कि विकेंद्रीकरण क्या होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी भाग 1 में बताया था, यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि विकेंद्रीकरण क्या होता है। सपोज यहाँ पर क्या है, आपका एक सेंटर है, केंद्र है, और केंद्र से क्या है कि बहुत सारे राज्य जुड़े हुए हैं। केंद्र से क्या है, बहुत सारे राज्य यहाँ पर जुड़े हुए हैं आपके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो केंद्र है, सपोज हम मान लें कि इन केंद्र के पास जो है बहुत ही ज्यादा पावर है, बहुत ही ज्यादा ये शक्तियां हैं केंद्र के पास, और स्टेट कोई भी कार्य बिना केंद्र से पूछे नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि केंद्र अगर पावरफुल है यहाँ पर, तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि कौन सी प्रणाली है, तो केंद्रीकरण प्रणाली है। क्या है, केंद्रीकरण प्रणाली है। मान लीजिए अगर कानून बनाना हो या कुछ भी करना हो, सारा काम अगर केंद्र कर रही है, तो
तो समझ जाइए कि यहाँ की जो प्रणाली है वो क्या है, आपकी केंद्रीकरण है, सेंट्रलाइजेशन प्रणाली है। लेकिन अब क्या हुआ कि सेंटर अगर शक्तियां जो है का बंटवारा कर दे और स्टेट को ही पावर दे दे कि नहीं आप भी क्या कर सकते हो, कानून बना सकते हो, आपके पास भी लॉ बनाने का अधिकार है ना, आपके पास भी ये शक्तियां हैं, ABC शक्तियां आपके पास दी गई है, इन शक्तियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, शक्तियों का बंटवारा हो गया, ठीक है ना। अब इनके पास भी पावर है कि यह भी क्या कर सकते हैं, कानून या लॉ कोई लागू कर सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। शक्तियों का बंटवारा कह सकते हैं तरह से आप कि इसको विकेंद्रित कर दिया गया, ठीक है। अभी भी आप देखते हैं कि विकेंद्रीकरण प्रणाली चलती है कि अभी जैसे कि हम लोग पंचायत है, तो पंचायत से क्या होता है, तो गांव होता है, गांव से पंचायत, पंचायत से आप देख रहे होंगे प्रखंड, प्रखंड से जिला, जिला से राज्य और राज्य से देख रहे होंगे जो सेंट्रल है, स्टेट है, स्टेट से क्या हो गया आपका सेंटर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि शक्तियों का किस तरह से बंटवारा है, शक्तियों का किस तरह से बंटवारा यहाँ पर किया गया है कि लोकल लेवल तक जो है वहां आम आदमियों तक क्या पहुंच सके, तो इसका लाभ पहुंच सके। अब अगला कंटेंट यहाँ पर यह देखिए कि विकेंद्रीकरण समझ गए होंगे आप, एक बार मैं फिर पढ़ देता हूं उस लाइन को कि बंबई मद्रास को पुनः विधायी शक्तियां प्रदान कर, पुनः विधायी शक्ति मतलब कानून बनाने की शक्ति फिर से उसको दी गई, इनको दी गई। तो बंबई और मद्रास को और विकेंद्रीकरण प्रदान कर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई, मतलब फिर से शक्तियों का क्या हो गया, बंटवारा हो गया, इन्हें भी अधिकार दे दिया गया, आप भी कानून बना सकते हो। अगला कंटेंट यहाँ पर यह है कि इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा शुरू की गई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दी, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दी। आपको पता था कि 3 जो है क्या थे आपके, मद्रास, बंबई, बंगाल, मद्रास और बंबई थे, क्या थे आपके, बंगाल, मद्रास और क्या थे आपके, बॉम्बे थे, मैंने आपको बताया था, या बंबई कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो बंगाल थे, बंगाल के जो गवर्नर थे 1773 उनको क्या बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया गया, और मद्रास और बॉम्बे को क्या किया गया, इनके अधीन कर दिया गया। तो एज वेल आप एक तरह से मान सकते हैं कि ये क्या है, आपका सेंटर है आपका बंगाल, और बंगाल से क्या है, ये सारे स्टेट क्या है, जुड़े हुए हैं, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, केंद्रीकरण प्रणाली की शुरुआत हुई। लेकिन इस प्रवृत्ति को जो है 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसको ये उलट दिया। क्यों उलट दिया, क्योंकि यहाँ पर आप शक्तियों का विकेंद्रीकरण होने लगा, अब बंबई और मद्रास को भी पुनः विधायी शक्तियां प्रदान कर दी गई। तो अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कि जो 1833, तो मैंने क्या कहा, केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति थी उनको ये उलट दी, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया, और जो 1833 आते आते अपने चरम पर थी, 1833 आते आते अपने चरम पर थी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, आपको पता होगा कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल हो जाता है। आप देख पाएंगे इसमें 1833 का पिछले वीडियो में देख सकते हैं उसको आप, कि 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो क्या कहलाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसको बंगाल से खींचकर भारत तक जो है इसको ले जाया गया। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि केंद्रीकरण की जो प्रणाली है वो चरम पर पहुंच गई थी, अंतिम सीमा तक पहुंच गई थी, कब, तो आपके 1833 में। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया कि विकेंद्रीकरण प्रणाली यहाँ पर शुरू कर दी गई। अगला कंटेंट यहाँ पर यह देख लीजिए कि इसे विधायी विकास की नीति के रूप में, इसे विधायी विकास के नीति के रूप में भी जाना गया, विधायी विकास की नीति के रूप में भी जाना गया कि कानूनी तरह से इसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, जिसके बढ़ते क्रम में 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हुई। स्वायत्तता का मतलब होता है ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता कह सकते हैं, एक तरह से आप क्या कह सकते हैं, स्वतंत्रता कह सकते हैं। तो इस क्रम में जो ये स्वतंत्रता देने की ये जो बात हुई, जैसे कि ऑटोनॉमी की, आप भी कानून बना सकते हो, तो धीरे धीरे ये क्या हो गया, ये कालक्रम, विकास कालक्रम जो है बढ़ता गया विधायी शक्तियों का। और यहाँ पर क्या हुआ कि 1937 आते आते, अभी तो देख रहे हैं 1861 है, 1937 आते आते धीरे धीरे हम लोग देखेंगे 1937 आते आते क्या होगा कि सभी जो भी आपके प्रांत है वो संपूर्ण रूप से क्या हो गए, स्वायत्त हो गए, स्वतंत्र हो गए। अगला कंटेंट हमारा यहाँ पर यह है कि बंगाल 1862, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1866, पंजाब 1997 में
विधान परिषद का गठन हुआ। विधान परिषद का गठन हुआ। बंगाल में कब हुआ? तो 1862 में हुआ। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कब हुआ? तो 1866। और पंजाब में कब हुआ? तो 1897 में विधान परिषद का गठन हुआ। इन चीजों को आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। अगला कंटेंट है कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी गई। 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा एक प्रणाली को डेवलप किया गया था। वो प्रणाली क्या थी? आपकी पोर्टफोलियो, उनको भी क्या हो गई? मान्यता अब मिल गई। अब ये पोर्टफोलियो प्रणाली क्या थी? पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब यहाँ पर यह होता है, अगले कंटेंट में मैं बता रहा हूँ आपको, कि इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक से अधिक सरकारी विभाग का प्रभारी बनाया जा सकता था। एक से अधिक सरकारी विभाग का क्या बनाया जा सकता था? तो प्रभारी बनाया जा सकता था। एक से अधिक विभाग में आप कार्य कर सकते हो। लेकिन कौन? जो सरकारी थे। ऐसे नहीं कि जो इसको ये मनोनीत करके लाते वो जो है एक से अधिक सरकारी विभाग का बन जाते, ऐसा नहीं था। जो गवर्नमेंटल थे स्पेशली उनके लिए था ये पोर्टफोलियो प्रणाली। अगला यहाँ पे कंटेंट यहाँ ये देखिए कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, अध्यादेश जारी करने का क्या मिल गया? अधिकार मिल गया। अब देखिए कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार क्या होता है। अभी भी आप देख पा रहे हैं कि सपोज कि कोई विषम परिस्थिति है और उसमें लोकसभा है, राज्यसभा है, ये दोनों बंद है, हमारी दो सदन बंद है और तुरंत इमरजेंसी आ गया हमारे देश में कि कानून की जरूरत है, लॉ की जरूरत है, तो वहां पर जो हमारे राष्ट्रपति हैं आर्टिकल जो है हमारा 123 के अनुसार 123 के अनुसार वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं और 6 मंथ के लिए वो क्या होता है? आपका वैलिड होता है। 6 मंथ के लिए वो क्या होता है? आपका वैलिड होता है। तो अब ये प्रणाली शुरू कहां से हुई? तो आप इसको याद रख लीजिए कि 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया तो वहां के गवर्नर जनरल जो थे, जिसको वायसराय कहा गया, तो वायसराय को यह अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया और ये बिना अपनी परिषद के रिकमेंडेशन के, सिफारिश के, संस्तुति के ये क्या कर सकते थे? अध्यादेश जारी कर सकते थे। और इनके अध्यादेश जारी करने की जो अवधि थी वो क्या थी? तो वो 6 मंथ थी, 6 महीने थी। ये है आपका। तो चलिए, तो ये था आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब हम लोग आगे देखेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। आइए देखते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसमें पहला कंटेंट यहाँ पर यह है कि इसके तहत केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। मैंने आपको बताया था कि जो 1861 का था आपका भारत परिषद अधिनियम, उसमें क्या हुआ था? तो गैर सरकारी सदस्य के रूप में भारतीयों का भी जो है पदार्पण यहाँ पर हुआ था। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि गैर सरकारी सदस्यों की क्या हुई? संख्या बढ़ाई गई। केंद्र में भी और हमारे प्रांत में भी, दोनों में क्या की गई? संख्या बढ़ाई गई, परंतु बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहा। जैसे कि पहले बहुमत सरकारी सदस्यों का होता था, तो अभी भी बहुमत क्या था? सरकारी सदस्यों का ही था। अगला कंटेंट यहाँ पर यह है कि विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर बजट पर बहस करने तथा कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए क्या किया? तो अधिकृत किया। और बजट पर जो है बहस करने का भी यहाँ पर क्या मिल गया? अधिकार मिल गया। तो कार्य क्षेत्र को यहाँ पर क्या किया गया? तो बढ़ाया गया। अगला कंटेंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। देखिए, ये चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का मतलब यहाँ पर हो गया व्यापार मंडल। क्या हो गया आपका? व्यापार मंडल। तो बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान, कि वायसराय की शक्तियों के माध्यम से क्या होगा कि बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों का यहाँ पर नामांकन किया जाएगा। तो कहां पर? तो बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और केंद्रीय विधान परिषद में, दोनों में। आप अगला कंटेंट यहाँ पर यह देखिए आप लोग कि प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, नगर पालिका, जमींदार और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स
की सिफारिशों पर, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति थी, गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति थी। तो इन कंटेंट को आप लोग देख लें और अच्छे से इसको नोट डाउन करें। और अगला कंटेंट यहाँ पर यह है कि इसके तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्य के विषय में मैंने बताया है कि क्या होता है, वो नॉन गवर्नमेंटल मेंबर्स होता है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कह सकते हैं उसको आप। तो गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और प्रत्यक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया, लेकिन अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। तो देखिए मित्रों कि यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान तो किया, लेकिन 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था इसमें जो है चुनाव शब्द का कहीं जिक्र नहीं किया गया था। तो आइए हम लोग देखते हैं 1909 का अधिनियम, 1909 के अधिनियम। इससे पहले हम लोगों ने 1861 और 1892 का जो अधिनियम है वो हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, तो 1909 के अधिनियम। इसका पहला कंटेंट यहाँ पर यह है कि इसे मॉडले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया। तो मॉडले मिंटो सुधार क्यों नाम इसका पड़ा, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि इस समय में जब ये बिल पारित हुआ था आपका 1909 ईस्वी में, तो उस समय के जो भारत राज्य सचिव थे जो इंग्लैंड में रहते थे, उनका नाम था लॉर्ड मॉडले। क्या नाम था? लॉर्ड मॉडले नाम था उनका। और जो वायसराय थे जो हमारे भारत में थे, उनका नाम क्या था? तो लॉर्ड मिंटो। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर पड़ा। जो हमारे भारत के राज्य सचिव जो थे उनका नाम था लॉर्ड मॉडले, और जो वायसराय थे उनका नाम क्या था? तो लॉर्ड मिंटो। तो इधर से उठकर आया क्या आपका? मॉडले, और यहाँ से उठकर क्या आया आपका? मिंटो। तो इनको किस नाम से जाना गया 1909 के अधिनियम को? तो मॉडले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया। मॉडले कौन हो गए? तो राज्य सचिव, और मिंटो कौन हो गए? तो भारत के जो है वाइसराय। तो लॉर्ड तो दोनों में कॉमन ही है, आप देख सकते हैं इसको। अगला कंटेंट यहाँ पर यह देखिए कि केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि हुई। इसके आकार में क्या हुई? वृद्धि हुई। अगला पॉइंट यहाँ पर यह देखिए कि केंद्रीय परिषदों में सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी की गई? तो 7 की गई। तो केंद्रीय परिषद में सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो 60 कर दी गई। ठीक है, तो चलिए अगला हम कंटेंट यहाँ पर यह देखते हैं कि केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत बनाए रखा। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत, ये जो होता था कि जो संख्या बढ़ाई गई या फिर जो होता था कि गैर सरकारी सदस्य भारतीयों के रूप में वहां पर एंट्री लेते थे, तो होता क्या था कि बहुमत जो है सरकारी सदस्यों का ही होता था। और अब भी 1909 में भी ये बरकरार रहा कि बहुमत जो होगा वो किसका होगा? सरकारी सदस्यों का ही होगा। कहां पे? तो केंद्र में। तो दोनों की विधान परिषद थी, केंद्र की भी विधान परिषद थी और प्रांत की भी विधान परिषद थी। आप लोगों ने देखा होगा, आप जैसे कि जानते हैं कि जैसे हमारा देश है, अपना इंडिया है, आपका कंट्री है, तो ये देखिए कंट्री में क्या होते हैं? तो यहाँ पे भी लॉ बनते हैं, और जो स्टेट्स होते हैं इसमें भी लॉ बनते हैं, और जो स्टेट्स होते हैं इसमें भी क्या बनते हैं? लॉ बनते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो है जो लॉ मेकिंग का जो ये एक काउंसिल था, उसमें क्या हुआ कि केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति थी। कहने का मतलब यहाँ पर यह हो गया कि अगर प्रांत जो है आपका, प्रांत में अगर गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत अगर हो जाए तो वो चल सकता है, लेकिन केंद्र में जो है जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनका जो बहुमत है वो नहीं चल सकता है। वहां पर सरकारी सदस्यों का ही बहुमत क्या होगा? मान्य होगा। तो चलिए अगला कंटेंट यहाँ पर यह देखते हैं कि इस प्रकार विधान परिषदों में कार्यों का दायरा बढ़ाया है ना। विधान परिषदों में क्या हुआ? कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के लिए देख सकते हैं अनुपूरक प्रश्न पूछना। देखते हैं ना कि गवर्नमेंट से, सरकार से जब लोग प्रश्न पूछते हैं या फिर कार्यपालिका से प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारी चीज होता है यहाँ पर। तो अनुपूरक प्रश्न पूछना तथा बजट पर बहस करना आदि। तो ये सब थे आपके। तो चलिए और आगे के कंटेंट इसके देखते हैं हम लोग। 1909 के खत्म नहीं हुआ, 1909 के अगले कंटेंट हम लोग देखते हैं। तो आइए मित्रों देखते हैं 1909 के अधिनियम के कुछ अन्य बिंदु को। यहाँ पर हमारा अगला कंटेंट है कि पहली बार
भारतीय को गवर्नर जनरल की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया। एसोसिएशन का मतलब संघ समझ सकते हैं आप। तो एसोसिएशन बनाने का क्या किया, प्रावधान किया पहली बार। अगला कंटेंट यहाँ पर यह है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, याद कीजिएगा पीछे मैंने आपको बताया था सत्येंद्र नाथ टैगोर जो पहले आईसीएस अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विस, लेकिन हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपको कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की परिषद में प्रथम भारतीय विधि सदस्य के रूप में चुना गया। तो यहाँ पर यह प्रश्न बनेगा कि अंग्रेजों के द्वारा प्रथम भारतीय विधि सदस्य के रूप में किन्हें चुना गया, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को चुना गया। यह 1909 के अंतर्गत किन्हें चुना गया, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को चुना गया। ये हमारे प्रथम भारतीय थे, ठीक है, जिन्हें इनमें चुना गया था। अगला कंटेंट यहाँ पर यह देखेंगे हम लोग कि मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया, जिसमें मुस्लिम उम्मीदवार को केवल मुस्लिम ही वोट कर सकते थे। तो मुस्लिम ही वोट कर सकते थे। इसका कारण क्या है, तो यहाँ ये समझिए कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता इन लोगों को क्यों पड़ी, इनकी क्या पीछे इनकी मंशा थी, टेंडेंसी थी। आपने सुना होगा, हमने बताया था आपको कि 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम दोनों ने ही जोर शोर से इसमें भाग लिया था और बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का अंग्रेजों को सामना करना पड़ा। तो ये लोग तभी से मन में यह चीज ठान के बैठे थे, किसी भी तरह से जो है इन हिंदू मुस्लिम के जो संगठन है उसको क्या कर दिया जाए, तो अलग कर दिया जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना भी होगा फूट डालो और राज करो की नीति। इसी के अंतर्गत 1905 में इन्होंने क्या किया, बंगाल विभाजन भी किया। 1905 में बंगाल विभाजन ही किया और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि 1909 में इन्होंने क्या किया, 1909 में हिंदू मुस्लिम अलग अलग क्या किए, वोटिंग सिस्टम कराने का प्रावधान कर दिया। तो देख रहे हैं कि कानून के माध्यम से कैसे ये लोग अपनी नीति को लागू कर रहे हैं, पॉलिसी को लागू कर रहे हैं, फूट डालो एवं राज करो को। तो यहाँ पर क्या हुआ कि केवल मुस्लिम ही इसमें क्या कर सकते थे, वोट कर सकते थे। अगला कंटेंट यहाँ पर यह है कि इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। आपका एक प्रश्न बनेगा एग्जाम में कि बताइए सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो क्या थे, तो वायसराय थे भारत के 1909 में। अगला कंटेंट आपको अंतिम इसका ये याद रखना है कि प्रेसिडेंसी तो समझते हैं आप, ये क्या है आपका प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान। तो इन सब बातों को आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है 1909 के संबंध में। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 को देखते हैं। 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसका पहला कंटेंट यहाँ पर यह है कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उनका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार इसकी घोषणा की कि उनका जो उद्देश्य है भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। अगला कंटेंट यहां पर यह है कि इसी क्रम में 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 में लागू हुआ। तो मैंने क्या कहा कि 20 अगस्त 1917 को क्या हुआ, तो घोषणा की उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने हेतु, और 1919 में क्या आता है आपका, तो भारत शासन अधिनियम, और 1921 में ये क्या होता है आपका, तो लागू होता है। 1919 में आया और 1921 में ये क्या हुआ, लागू हुआ आपका। अगला कंटेंट यहां पर यह है कि इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया इस अधिनियम को। अगला कंटेंट यहां पर यह देखिए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों कहा गया, इसका हम लोग समझते हैं कि मॉन्टेग्यू जो थे वो क्या थे, भारत के राज्य सचिव थे, तथा जो चेम्सफोर्ड थे वो क्या थे, भारत के वायसराय थे। जैसे कि हम लोगों ने 1909 में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1909 में पढ़ा था कि 1909 का जो अधिनियम था उसे क्या कहा गया था, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा गया।
तो मॉर्ले क्या थे, तो भारत के राज्य सचिव थे, और जो मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो, वो क्या थे, भारत के वायसराय थे। उसी प्रकार से 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसे क्या कहा गया, तो उसे कहा गया आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। तो मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव तथा चेम्सफोर्ड क्या थे, तो भारत के वायसराय थे। अगला कंटेंट हम लोग यहां पर यह जानते हैं कि इसके अंतर्गत 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। आप वैसे 1926 भी याद रख सकते हैं या अक्टूबर 1926, लेकिन 1 अक्टूबर 1926 को क्या हुआ था, अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। मैं बता दूं मित्रों, पहले जो परीक्षा होती थी जो यूपीएससी की, तो वो कहाँ होती थी, लंदन में हुआ करती थी। और पहली बार जो भारत में जो परीक्षा हुई वो कब हुई, तो 1922 में पहली बार भारत में जो है सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन हुआ। इसी क्रम में मुझे एक और भी रोचक बात याद आ रही है। वो रोचक बात यहाँ पर यह है कि जो सुभाष चंद्र बोस थे, वो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने भी आईसीएस की परीक्षा पास की थी। कब पास की थी, तो 1920 में उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी। और 22 अप्रैल 1921 को उन्होंने क्या किया था, इस पद से रिजाइन दे दिया था। और रिजाइन किनको दिया था, तो जो भारत के राज्य सचिव थे मॉन्टेग्यू, तो मॉन्टेग्यू को इन्होंने क्या किया था, अपना रिजाइन दे दिया था। और इन्होंने जो है 1920 में जो परीक्षा पास की थी, इसमें इन्होंने 4th रैंक हासिल की थी। क्या हासिल की थी, 4th रैंक हासिल की थी। क्योंकि इन्हें सिविल सेवा के तौर पर काम नहीं करना था, इनको क्या करना था, तो इनको अंग्रेजों को दिखाना था कि हमारे भारतीय भी है ना, हम भी आपके सिविल सेवा में भाग ले सकते हैं और इस पर उत्तीर्ण हो सकते हैं। क्योंकि आगे चलकर आपने देखा कि सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, इन्होंने क्या किया कि महान क्रांति जो हुई थी, जो महान आंदोलन रहा हमारा स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें भाग लिया। और आपको पता होगा कि 1943 में इन्होंने क्या की, आज़ाद हिंद फौज की भी रचना की थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति थे ये, नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताएं कि नेताजी की उपाधि इनको किसने दी थी। तो ये भी आईसीएस अधिकारी रह चुके थे 1920 में, लेकिन अप्रैल 1921 में इन्होंने क्या किया, पद से अपना इस्तीफा दे दिया। इस कारण से अंग्रेजों के द्वारा इन पर जो है मुकदमा भी चलाया गया और कम से कम 10 से 11 बार इन्हें क्या होना पड़ा, अपने जीवन काल में जेल भी जाना पड़ा। ये इनका कारण था। चलिए ठीक है, अगला कंटेंट हम लोग यहां पर यह देखते हैं कि संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। और एक और भी इंटरेस्टिंग इसमें बात यहां पर यह है कि इसके अनुसार पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। किसके अनुसार, तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसके अनुसार पहली बार क्या हुआ कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो आइए देखते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम के कुछ अन्य बिंदु को। इसमें अगला कंटेंट है यहां पर आपका कि द्विसदनीय व्यवस्था, लोकसभा तथा राज्यसभा का गठन। लोकसभा और राज्यसभा का गठन, आप लोग जो लोकसभा और राज्यसभा जो अभी देख रहे हैं, तो इसका जो गठन के जो प्रावधान थे वो किसमें किए गए थे, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में। तो इन चीजों का आप याद रखें। एक बात और आपको पता होगा मित्रों कि जो ये राज्यसभा है, राज्यसभा का जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल आप पढ़ते होंगे, आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में प्रावधान है। और जो आप लोकसभा पढ़ते हैं वो लोकसभा का प्रावधान किसमें है, तो आर्टिकल 81 में। तो लोकसभा और राज्यसभा को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग ये जानेंगे कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, ये द्विसदनीय प्रणाली कब शुरू हुई, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में। अगला कंटेंट यहां पर यह है कि दोनों सदनों में प्रत्यक्ष निर्वाचन। दोनों सदनों में क्या थे, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन थे। अभी तो आप देख रहे हैं कि जो राज्यसभा है उसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, और प्रत्यक्ष जो होता है वो किसमें होता है आपका, तो लोकसभा में होता है। लेकिन दोनों में तभी क्या थे, दोनों सदनों में क्या थी तभी, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था थी। अगला कंटेंट यहां पर यह है कि सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन विस्तारित किया। पृथक निर्वाचन क्या किया,
विस्तारित किया। किसमें किया गया आपका? तो सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, यूरोपियों के लिए सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन का विस्तारित किया। देखिए मित्रों, हुआ क्या था कि बहुत सारे प्रावधान तो किए गए थे, लेकिन उसमें बहुत कुछ जो है लागू भी नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो ये प्रावधान आपको इसके विषय में याद रखना है। अगला कंटेंट यहां पर यह है हमारा कि वायसराय कार्यकारी परिषद में, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें से 6 में से 3 सदस्य भारत होना अनिवार्य था। 3 सदस्य भारतीय का होना अनिवार्य था। तो अब देखिए कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसमें जो 6 थे आपके, मैंने आपको पिछले बताया भी था इसमें, तो उसमें से 3 का जो है अब जो है भारतीय होना क्या था? अनिवार्य था। मुख्य सेनापति, जो कमांडर इन चीफ होते हैं, मुख्य सेनापति को छोड़कर 6 में से 3 जो है भारतीय होना अनिवार्य था। यह भी प्रावधान आपके 1919 के भारत शासन अधिनियम में था। अगला हम लोग कंटेंट यहां पर यह देखेंगे कि लंदन में भारत के उच्चायुक्त, जैसे कि लंदन में हमारे राज्य सचिव थे, उसी तरह से लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया तथा राज्य सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्य उच्चायुक्त को सौंप दिए गए। तो होता क्या था कि बहुत सारा वर्कलोड था इनके ऊपर, किनके ऊपर? तो राज्य सचिव के ऊपर। तो कुछ कार्य क्या दिया गया? तो उच्चायुक्त का एक सृजन किया गया, एक पद का, कहां पर? 1919 में लंदन में। और उनको क्या किया गया? तो ये कुछ कार्य जो है दे दिया गया। किनका दे दिया गया? तो राज्य सचिव का। अगला कंटेंट यहां पर यह है कि एक वैधानिक आयोग का गठन करने की व्यवस्था जिसका कार्य 10 वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। 10 वर्ष बाद क्या करना था? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। मैं आपको बता दूं कि ये वैधानिक आयोग के जो गठन की बात थी, इसका काम यहां पर यह था कि हर 10 साल के बाद ये रिव्यू करना कि अभी जो है इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इस अधिनियम को लागू करने के बाद इसके क्या क्या फायदे हुए, क्या क्या नुकसान हुए। तो एक तरह समझ लीजिए उसका विश्लेषण करके उसका क्या करना था? इनको रिपोर्ट सौंपना था कि क्या क्या कमियां हैं और अपने रिकमेंडेशन देने थे। इनको क्या करने थे? अपने रिकमेंडेशन देने, सुझाव देने थे कि क्या क्या करना है। तो एक संवैधानिक आयोग का गठन करने की बात कही गई कि हर 10 वर्ष में क्या होगा? तो इसकी समीक्षा की जाएगी। हर 10 वर्ष में क्या की जाएगी? समीक्षा की जाएगी। तो अब आप देख लीजिए कि ये जो 10 वर्ष की बात कही गई, तो 1929 है यहाँ पर। तो 1919 के बाद 10 वर्ष क्या होगा आपका? तो 1929 में एक वैधानिक आयोग का गठन होना था, लेकिन ये गठन 1929 में ना होकर 2 साल पहले 1927 में गठन हो जाता है। और ये वैधानिक आयोग का नाम भी आप लोग जानते होंगे, साइमन कमीशन आया था भारत आपका, इसका गठन हुआ था आपका। तो साइमन कमीशन के माध्यम से क्या होता है कि इनकी क्या होती है? समीक्षा होती है 1919 के भारत शासन अधिनियम की। तो अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे 1927 में जो साइमन कमीशन गठन हुआ था। तो साइमन कमीशन के बारे में हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग साइमन कमीशन हिंदी में से कहते हैं, साइमन आयोग भी कहते हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि आगे आने वाले अधिनियम में साइमन कमीशन का क्या योगदान रहा, उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। इसमें पहला कंटेंट यहाँ पर यह है कि नवंबर 1927 8 नवंबर 1927 था, लेकिन आप नवंबर 1927 याद रखिए, काफी है। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ तथा फरवरी 1928 में भारत पहुंचे। गठन कब हुआ इसका? तो इसका गठन जो हुआ था वो ब्रिटेन में ही हुआ था आपका। तो नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ था और फरवरी 1928 में ये कहां पहुंचे? तो भारत पहुंचे। अगला कंटेंट यहां पर यह है कि इसका उद्देश्य क्या था? ये साइमन कमीशन जो था, इसका उद्देश्य क्या था? इसको हम लोग समझते हैं कि 1919 के अधिनियम की समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 1919 के अधिनियम की समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये इनका क्या था? काम था। आपको मैंने पढ़ाया भी था कि 1919 में मैंने आपको पढ़ाया था कि वैधानिक आयोग का गठन कि हर 10 साल के बाद रिव्यू करना था, लेकिन ये क्या हो गया कि 2 साल पहले ही इसका गठन हो गया। 1929 में होना था, लेकिन 1927 में ही इसका गठन कर दिया गया। क्यों किया गया, मैं ये भी आपको बता देता हूं कि 2 तरह की वहां पर तभी पार्टी भी चलती थी। कंजर्वेटिव पार्टी थी और आपकी लेबर पार्टी थी। और कंजर्वेटिव पार्टी की तभी सरकार थी।
तो उनको कहीं ना कहीं यह भय था कि ये जो है, जो लेबर पार्टी है, कहीं ये जो है इसका ना ले ले, क्योंकि वहाँ भी इलेक्शंस होने वाले थे, कहीं वहाँ ये उसका दावेदार ना ले ले साइमन कमीशन का, ये आयोग का। तो इसीलिए उससे पहले ही क्या किया जाए, इसका गठन किया जाए। ठीक है, और भारतीयों का भी प्रेशर पड़ रहा था, भारतीय लीडर्स का भी प्रेशर पड़ रहा था। तो ये सब जो है इनके क्या थे, कारण थे। तो अगला कंटेंट यहां पर यह देखिए कि इसका गठन सर जॉन साइमन के नेतृत्व में हुआ था। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा आपका, साइमन कमीशन, क्योंकि सर जॉन साइमन के नेतृत्व में क्या हुआ था, इनका गठन हुआ था। इसीलिए इसे साइमन कमीशन नाम दिया गया, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया, साइमन कमीशन नाम दिया गया। अगला कंटेंट यहां पर यह है कि कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 7 थी। कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 7 थी। इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 7 मेंबर की एक कमिटी थी और इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। इसका यह कारण है आपका कि इसमें एक भी भारतीय हमारे नहीं थे, जितने भी थे सभी क्या थे, ब्रिटिशर्स थे आपके। तो चलिए अगला कंटेंट हम लोग यहां पर यह देख लेते हैं कि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। इसीलिए भारतीयों ने इसका जमकर विरोध किया। भारतीयों ने क्या किया, इसका जमकर विरोध किया। चलिए अगला कंटेंट यहाँ आपको मैं एक बात और भी बता दूं कि इसके आंदोलन में जो इसका विरोध किया था भारतीयों ने, इसमें हम लोगों ने बहुत ही एक लोकप्रिय नेता को भी खो दिया था, जो हमारे थे लाला लाजपत राय। उनको भी डंडा लग गया था, इस कारण से उनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। तो 1930 में क्या हुआ, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों तथा भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, 1930, 1931 तथा 1932 में किए। इसी संबंध में विचार करने के लिए कि अब कैसा क्या होना चाहिए, किसको आरक्षण मिलना चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए, भारत की क्या क्या समस्याएं हैं, है ना। इस हेतु क्या किया था इन्होंने कि 3 गोलमेज सम्मेलन कराए थे। अगला यहां पर क्या है कंटेंट हमारा कि इसमें श्वेत पत्र तैयार किया गया था। इसका यह परिणाम था गोलमेज सम्मेलन का कि इसके रिपोर्ट के अनुसार इसमें विचार किया गया गोलमेज सम्मेलन जिसको हम लोग राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल भी कहते हैं, FERENC, राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल भी कहते हैं। इसमें हुआ क्या था कि 1930 में जब हुआ था तो कांग्रेस की ओर से किसी भी प्रतिनिधि ने इसमें भाग नहीं लिया था। फिर 1931 में जो है कांग्रेस की ओर से कौन जाते हैं, तो महात्मा गांधी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ अच्छा खासा निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पाता है इसका। और 1932 में भी फिर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका होता है। ठीक है, तो ये चीज आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। तो इसमें क्या हुआ कि श्वेत पत्र तैयार किया गया तथा इसके आधार पर ब्रिटिश संसद में भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ, जो हमारा अगला एक्ट है जो हम लोग अब देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935। तो आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। इसका पहला यहाँ पे कंटेंट यहाँ ये है कि एक विस्तृत दस्तावेज, ये क्या था, एक विस्तृत दस्तावेज था। और सही बात है कि अभी तक जितने भी अधिनियम आए थे, सबसे बड़ा अधिनियम अगर कोई है तो वो कौन है, आपका भारत शासन अधिनियम 1935। एक विस्तृत दस्तावेज जिसमें 321 धाराएं, कितनी है, 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थी। कितनी धाराएं थी, तो 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। ये इसके विषय में आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगला कंटेंट हमारा यहां पर यह है कि सूचियों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा, सूचियों के आधार पर क्या हुआ, शक्तियों का बंटवारा हुआ और 3 सूचियां बनी। वो 3 सूचियां क्या है उसको मैं करंट से भी जोड़कर भी बताऊंगा मैं आपको। 3 सूचियां क्या है, पहला सूची इसमें यहां पर यह है संघीय सूची। क्या है, संघीय सूची। फेडरल लिस्ट, जिसको अभी हम लोग सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं, संघ सूची बोलते हैं। तो संघीय सूची थे जिसमें कितने से 59 विषय थे। कितने विषय थे, 59 विषय थे। तो कहने का मतलब कि जो संघ है, जो केंद्र है, वो 59 विषय पर क्या कर सकती है, कार्य अपना कर सकती है। और कौन कौन से वो विषय थे, वो क्या थे, लिखित थे कि आपके पावर्स ये है। अगला कंटेंट हमारा यहाँ पर यह है कि राज्य सूची में कितने थे आपके, तो 54 विषय थे। इनको 54 विषय में अधिकार दिया गया कि ये 54 विषय है, इस पर आप क्या कर सकते हैं, कानून संबंधी जो भी व्यवस्था है उसको फॉलो कर सकते हैं। और तीसरा है हमारा क्या कि समवर्ती सूची। इसमें कितने विषय थे, तो 36
विषय थे। कितने विषय थे? 36 विषय थे। इन तीनों का मतलब यहां पर यह है कि जो संघीय सूची है इसमें संघ को पावर मिला कि आप 59 विषय पर कार्य कर सकते हो, और जो राज्य सूची है इसमें लिखित रूप में जो है 54 विषय दिया गया किसको? तो राज्य सूची को। और जो तीसरा है हमारा समवर्ती सूची, वो कितने हैं आपके? 36 हैं, जिस पर दोनों के पावर्स हैं, दोनों के पावर्स हैं, संघ के भी, केंद्र के भी और राज्य के भी। तो दोनों इस सूची पर क्या कर सकते हैं? कार्य कर सकते हैं। किस सूची पर? तो समवर्ती सूची पर। अभी देखिए कि हमारे भारतीय संविधान, ये बातें किसकी है? तो ये बातें हैं आपका तो 1935 के भारत शासन अधिनियम की। अगर अभी हम लोग करंट की बात करें, अगर हम लोग अभी करंट की बात करें, यहां मैं लिखता हूं, अगर हम लोग अभी करंट की बात करें, वर्तमान की बात अगर करें हम लोग, तो संघीय सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। और जो हमारे क्या है आपके राज्य सूची है, राज्य सूची में कितने हैं? 61 विषय हैं। और जो समवर्ती सूची है इसमें कितने हैं? 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं। तो कहने का मतलब कि संघ के लिए, केंद्र के लिए अभी वर्तमान में जो है कितने विषय हैं आपके? तो 100 हैं। उसके बाद फिर राज्य के लिए कितने हैं? 61 हैं। और समवर्ती में कितने हैं? तो 52 है। तो इसका मतलब यहां पर यह हो गया कि ये कार्य का इनका क्या था? आपका विभाजन है कि 100 विषयों पर यह कार्य कर सकती है, 61 विषयों पर यह कार्य कर सकती है, और 52 विषयों पर दोनों मिलकर कार्य कर सकते हैं या फिर कानून बना सकते हैं। तो देखिए इस विषय का क्या महत्व है, इसको समझिए। देखिए देश तो आजाद हो गया, जो संविधान बनाने वाले थे वो बनाकर चले गए, लेकिन अभी के दौर में क्या चैलेंजेस आ सकते थे इसको लेते हुए, इसको समझिए। कि मान लीजिए कि अभी जो है कितने हैं? 100 विषय हैं। अगर ये चीज अगर लिखित नहीं होता तो हो सकता था कि आने वाले समय में राज्यों से क्या होता? इनका विवाद हो जाता, केंद्र का विवाद होता। कैसे? यहां पर यह देखिए, मान लीजिए कि ये विदेश संबंधी जो मामला है वो कौन देखते हैं? संघ देखता है। विदेश संबंधी मामला कौन देखते हैं? तो संघ देखते हैं। राष्ट्रीय अपवाद अगर आ जाए तो उस संबंधी मसला कौन देखेगा? तो संघ देखेगा। लेकिन कल को अगर कोई राज्य अगर ये कह दे कि नहीं, जो डोनाल्ड ट्रंप यहां पर आते हैं विदेश से, तो उनसे समझौता हम करेंगे। मान लीजिए कि केरल के जो है वो मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं इससे समझौता हम करेंगे, या नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं इससे समझौता क्या करेंगे? हम करेंगे। तो ऐसा यहां पर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये संघीय सूची है। ये क्या है आपकी? संघीय सूची है। और संघीय सूची में कितने विषय हैं? तो 100 विषय हैं। और इन विषयों के अंतर्गत जो भी चीजें आएंगी तो वो कौन करेगा? संघ करेगा। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम यहां पर ये ले सकते हैं कि उदाहरण के लिए आप ले सकते हो कोई मुद्रा से संबंधित कोई भी मसला हो तो वो कौन संभालेगा? केंद्र आपका। डाक से संबंधित, डाकघर से संबंधित, है ना। तो और भी बहुत सारे विषय। फिर देखिए राज्य की अगर बात आती है तो कृषि से संबंधित, राज्य पुलिस से संबंधित, न्यायालय से संबंधित जो भी कार्य होगा वो कौन करेगी? तो राज्य सूची करेगा। तो अभी के सापेक्ष में मैं आपको बता रहा हूं। और 52 विषय हैं जिसमें क्या करेंगे? दोनों कार्य करेंगे। ये करंट में है आपके ये तीनों लिस्ट, ये जो है करंट में। और ये जो है आपके 59, 54 और 36, ये क्या है आपके इस अधिनियम के अनुसार है। और मैं आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में जो ये तीनों सूचियां हैं हमारे भारतीय संविधान के शेड्यूल 7th में है। शेड्यूल 7th में है, 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में इसको ऐड किया गया। 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। और 12 अनुसूची में से 7वीं अनुसूची में क्या है आपका? तो संघ है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में वर्णित है। और मैंने ये जो बताया ये क्या है आपके? तो 1935 के। उसके बाद देखिए कि उसके बाद भी अगर कोई शक्तियां अगर बच जाती है तो अधिनियम के अनुसार क्या था वहां पर कि अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के हाथों में, अवशिष्ट शक्तियां जो बची हुई शक्तियां वो किसके हाथों में होगी? तो वायसराय के हाथों में होगी। तो चलिए अगला कंटेंट हम लोग यहां देते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्ता। कहने का मतलब यहां ये हो गया जो हस्तांतरित और आरक्षित जो हम लोगों ने पढ़ा था 1919 के अधिनियम में, वो यहां पर क्या किया गया? तो समाप्त कर दिया गया। अब गवर्नर को क्या था कि गवर्नर को विधान परिषदों के मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना आवश्यक था या अनिवार्य था, ऐसा कह सकते हैं कि गवर्नर को जो प्रांत के है ना, जो स्टेट के जो भी हैं प्रोविंस के मंत्री, उनकी सलाह पर ही कानून बनाने पड़ेंगे, अपने विवेक से ये कानून नहीं बना सकते। अगला कंटेंट हमारा यहां पर यह है कि यह अधिनियम 1937 में लागू हुआ। 1935 में यह क्या हुआ? तैयार हुआ। और 1937 में यह क्या हुआ? लागू हुआ। तथा 1939
में समाप्त कर दिया गया तथा 1939 में ये क्या कर दिया गया, तो समाप्त कर दिया गया। अगला कंटेंट यहां पर यह देख लीजिए कि 1858 भारत शासन द्वारा, भारत शासन अधिनियम द्वारा कह सकते हैं आप, द्वारा स्थापित भारत परिषद की समाप्ति। मैंने बताया था कि भारत परिषद थे जिनमें क्या थे, 6 सदस्य थे, तो भारत परिषद की यहाँ पर क्या हो गई है, तो समाप्ति हो गई है 1935 में। कब की, तो 1858 का जब मैं पढ़ा रहा था, तो वो अब यहाँ पर आकर क्या हो गया, तो समाप्त हो गया। तो आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को। पहला यहाँ हमारा कंटेंट है कि संघीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। क्या करना पड़ा, विभक्त करना पड़ा, जो कभी लागू नहीं हुआ। 1919 में भी हम लोगों ने देखा था कि प्रांत को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में किया गया था और यहाँ पर संघ को किया गया, लेकिन कभी ये लागू नहीं हो पाए। प्रावधान किए गए थे लेकिन लागू ये नहीं हुए। अगला कंटेंट हमारा यहाँ पर यह है कि 11 में से 6 राज्यों बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत तथा असम में द्विसदनीय व्यवस्था क्या हो गई, द्विसदनीय व्यवस्था हो गई। जैसे कि हमारे क्या थे, केंद्र में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से द्विसदनीय व्यवस्था हो गई। कहां पर, तो इन 6 प्रांतों में हो गई, 6 राज्यों में हो गई। तो वो कौन कौन थे वो देख लीजिए आप लोग। तो विधान परिषद तथा विधानसभा, विधान परिषद तथा विधानसभा, अभी भी आप लोग देख रहे हैं इसको राज्यों में। चलिए अगला कंटेंट हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का क्या हुआ, यहां पर विस्तार किया गया। तो इस कंटेंट को आप लोग क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे। अगला कंटेंट यहां पर यह है कि मताधिकार का विस्तार करते हुए लगभग 10% को मत देने का अधिकार था। जो भारतीय जनता थी उसमें लगभग 10% जनता को क्या था, मत देने का अधिकार मिला। तो यहाँ पे जो वोटिंग प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा यहाँ बढ़ावा दिया गया। अगला कंटेंट यहाँ ये है कि देश की मुद्रा तथा शाक नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। आप यहाँ पर देखते भी हैं कि 1 अप्रैल को आरबीआई डे भी मनाया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल, ये अप्रैल फूल भी है लेकिन ये अप्रैल फूल नहीं है यहाँ पर। तो 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी, किसकी, आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये याद रखें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके अंतर्गत आया, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसके प्रावधान किए गए थे। अगला कंटेंट यहाँ पर यह है कि संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय सेवा आयोग या फिर लोक सेवा आयोग कह सकते हैं आप, प्रांतीय लोक सेवा आयोग पीसीएस, क्या है आपके, पीसीएस, प्रांतीय लोक सेवा आयोग पीसीएस, जिसको अभी हम लोग बीपीएससी, जेपीएससी इस तरह से नाम से जानते हैं। तो पीसीएस का मतलब होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, जिसको हम लोग अभी किस नाम से जानते हैं, तो पीएससी के नाम से जानते हैं, पीएससी। जैसे कि बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो इस तरह का है यहाँ पर। तो राज्यों के लिए किया गया ये आपका पीसीएस की व्यवस्था, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना, चलिए अब अंतिम इसका कंटेंट यहाँ पर यह है कि 1937 में संघीय न्यायपालिका की स्थापना, जिसको अभी हम लोग किस नाम से जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी आपकी, तो 1937 में संघीय न्यायपालिका की स्थापना। यही जाकर आगे क्या बन जाएगा आपका, तो सुप्रीम कोर्ट बन जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले जो स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, वो कहाँ हुई थी, तो आप लोगों को पता था, मैं पीछे पढ़ाया हुआ हूं आपको कि 1774 ईस्वी में, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के को लेकर 1774 में क्या हुआ था कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी पहली बार। और यहाँ पर संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई, न्यायालय की स्थापना की गई, और यही आगे जाकर क्या बन जाएगा आपका, तो सुप्रीम कोर्ट बन जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आ गए हैं एकदम अंतिम पड़ाव पर। तो अंतिम पड़ाव में हम लोग अब आगे का देख लेते हैं, वो क्या है हमारा, तो भारतीय स्वतंत्रता है ना अधिनियम, या फिर विभाजन भी एक तरह से कह लीजिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
1947 को हम लोग अब देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये देखिए कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसका ये अंतिम एक्ट है। स्वतंत्रता से पता चल ही रहा है आपको कि अब जो हमारा देश है वो क्या होने वाला है, आजाद होने वाला है। तो आखिर 1947 में ही क्यों स्वतंत्रता मिली, इसका क्या कारण रहा, इसके पीछे क्या इतिहास है, उस लंबे हिस्ट्री में तो मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी का। तो अभी कुछ कुछ हम लोग स्टेप्स लेकर कार्य करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर डिटेल में देखेंगे। देखिए, आपको पता है कि 1935 में जो एक्ट आया था उसके बाद क्या हुआ था कि 1937 में वो लागू होकर 2 साल चला था। 2 साल चला था आपका, कब तक, 1939 तक। 1939 में क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 से लेकर 1945 तक, आपको भी पता होगा हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिरा था, ये द्वितीय विश्व युद्ध का ही परिणाम है। तो इसी बीच क्या हुआ कि जो ब्रिटेन की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गई, खराब हो गई, ठीक है। यहाँ पर भारत में मांग उठने लगी संविधान की। और इसी क्रम में क्या हुआ कि 1940 में अंग्रेजों ने क्या किया, अगस्त ऑफर दिया। क्या दिया, अगस्त ऑफर दिया संविधान बनाने के लिए कि हम आपका संविधान बनाएंगे। लेकिन हमारे भारतीयों ने क्या किया था, उसको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। फिर उसका क्या होता है कि क्योंकि सही बात है, क्योंकि संविधान हमारा है तो वो आप क्यों बनाओगे, सीधी सी बात है। उसके बाद फिर क्या होता है कि 1942 में आपका आता है क्रिप्स मिशन, और इसको भी क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। और एक रद्दी चेक कहा जाता है महात्मा गांधी के द्वारा, क्योंकि एक इनका कहना था कि संविधान सभा तो बनाएंगे हम, लेकिन कब बनाएंगे, तो जब 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तभी तो नहीं पता था कि 1945 में ही समाप्त हो जाएगा, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत ही पुराना चेक है, तो इतने आगे का डेट हम लोग नहीं लेंगे। तो इसे भी क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो अगस्त ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया गया 1940 में, ये याद रखेंगे। और 1942 में क्या रिजेक्ट कर दिया गया, क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया गया। 1946 में आपका आता है क्या, तो कैबिनेट मिशन। 1946 में क्या आता है आपका, कैबिनेट मिशन आता है। और इसके तहत ये डिसाइड होता है कि भारत का संविधान किनके अंतर्गत बनेगा, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है संविधान सभा की रचना होगी। तो और यहाँ पर क्या होता है, संविधान सभा की रचना होती है। और इसी क्रम में क्या होता है कि हम लोग जो कंटेंट यहाँ पर देखने वाले हैं, ये कंटेंट आप लोग देख लीजिए कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1948 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। और खुद ब्रिटिशर्स ही ये घोषणा कर देते हैं। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली के द्वारा यह घोषणा होती है कि 30 जून 1948 को ब्रिटिश सत्ता का क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंत हो जाएगा। वो यहाँ पर छोड़कर इसे चले जाएंगे, ठीक है। तो अगला कंटेंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगला कंटेंट यहाँ क्या है, 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। विभाजन की योजना पेश करने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो मुस्लिम लीग थे वह भी जो है एकदम आंदोलन पर उतर गए थे कि एक पाकिस्तान हमको क्या चाहिए, अपना एक अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, तो विभाजन योजना पेश की गई, जो ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में पारित हुआ। और इनके द्वारा जो 3 जून 1947 को जो विभाजन की योजना दी गई थी, किनके द्वारा, तो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। तो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में ये पारित होता है। किस रूप में, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में ये क्या होता है, पारित होता है। अगला कंटेंट हम लोग इसमें यह देखेंगे कि इस अधिनियम द्वारा भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र तथा संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। स्वतंत्र तथा संप्रभु राष्ट्र क्या कर दिया गया, तो घोषित कर दिया गया। मतलब क्या हो गया कि ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। अगला कंटेंट यहां पर यह है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन
भारत और पाकिस्तान का विभाजन तथा इन दो स्वतंत्र डोमिनियनों को राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी, अलग होने की स्वतंत्रता थी। कहने का मतलब यहां पर यह हो गया तो कि भारत और पाकिस्तान जो दो विभाजित जो डोमिनियन थे, डोमिनियन देखिए, डोमिनियन का मतलब यहां पर यह समझिए आप कि वह किसी भी राष्ट्र को जो ये करते थे, ये ब्रिटिशर्स जो है किसी भी राष्ट्र को स्वतंत्र करते थे उसको डोमिनियन की उपाधि देते थे। तो डोमिनियन का अगर हम लोग वास्तविक अर्थ को अगर ऐसे देखें तो इसकी वास्तविकता यहाँ पर यह है कि सोवरेंटी जो है, जो संप्रभुता है, वो अभी भी सुप्रीमेसी किसकी रहेगी, तो ब्रिटेन की ही रहेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये सुप्रीमेसी जो किसकी थी, तो भारत की ही थी। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र थे, उन्हीं की थी। ठीक है, अभी क्या क्या इनको स्वतंत्रता दिया गया इनको देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन तथा इन दो स्वतंत्र डोमिनियनों को राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। राष्ट्रमंडल क्या थे, तो कॉमनवेल्थ आपने सुना होगा, कॉमनवेल्थ गेम भी देखते होंगे आप लोग। कॉमनवेल्थ होता क्या था कि ब्रिटिशर जो है किसी भी देश में जो शासन करते थे तो वो देश जो है क्या होती थी, कॉमनवेल्थ का वो भी देश क्या होती, हिस्सा होती थी। लेकिन अब क्या कहा गया कि स्वतंत्रता के बाद क्या कहा गया कि आप चाहें तो राष्ट्रमंडल से अलग भी हो सकते हैं, इसकी आपको क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को। तो आइए हम लोग देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अगले बिंदु को। अगला बिंदु हमारा यहाँ पर यह है कि वायसराय पद की समाप्ति। वायसराय पद की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। अब दोनों डोमिनियनों का मतलब क्या हो गया, दोनों डोमिनियनों का मतलब हो गया भारत और पाकिस्तान, दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद, दोनों जो डोमिनियन राज्य है उसमें क्या होगा, गवर्नर जनरल का पद होगा, वायसराय का पद नहीं होगा। अगला कंटेंट हमारा यहाँ पर यह है कि जब तक भारतीय संविधान तैयार नहीं होता, तब तक शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार चलेगा। 1935 का अधिनियम हम लोगों ने पढ़ चुका है इसको। तो अब क्या चलेगा, तो 1935 के अधिनियम के अनुसार चलेगा जब तक यहाँ का संविधान तैयार नहीं हो जाता। अगला कंटेंट यहाँ पर यह है कि दोनों डोमिनियनों को अपने देश का संविधान तैयार करने, किसी देश के संविधान को अपनाने, ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी, है ना, कानून बना सकती थी। कहने का मतलब यहां पर यह हो गया कि ये जो है आपका कि दोनों डोमिनियनों को अपने देश के संविधान को तैयार करने के लिए किसी देश के संविधान को ये अपना सकते थे, और ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए ये लोग क्या कर सकते थे, तो कानून भी बना सकते हैं। अब ये इनके पास अथॉरिटी आ गई। अगला कंटेंट यहाँ ये देखिए कि यहाँ तक कि इन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। और ये क्या कर सकते थे कि जो स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो पारित हुआ था उसको भी ये क्या कर सकते थे, निरस्त कर सकते थे, डिसमिस कर सकते। लेकिन यहां पर देखिए एक शब्द यूज किया गया, इन्हें का मतलब यहां पर यह है क्या कि जो भारत और पाकिस्तान है दोनों मिलकर, ठीक है ना, अगर चाहें तो ये क्या कर सकते थे, तो स्वतंत्रता अधिनियम को निरस्त कर सकते थे। ठीक है, कोई एक नहीं, ठीक है, नहीं तो ऐसा होगा कि कोई एक अगर निरस्त कर देगा तो कहेगा कि नहीं ये हमारी जो है समय सीमा नहीं थी, ये हमारी सीमा निर्धारित नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी, ऐसा नहीं। तो दोनों मिलकर, है ना, कोई भी बीच में झंझट नहीं होना चाहिए, दोनों मिलकर इसको क्या करते तो हटा सकते थे। अगला कंटेंट यहां पर यह है कि इसके अंतर्गत ब्रिटिश राज्य सचिव का पद समाप्त, ब्रिटिश राज्य सचिव का जो पद था वो क्या हो गया, यहां पर समाप्त हो गया। अगला कंटेंट है कि 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता पैरामाउंटेसी की समाप्ति की घोषणा। पैरामाउंटेसी का मतलब यहां पर यह होता है कि जो रियासतें थी उनको क्या करती थी, ब्रिटिश सरकार अपने अंडर होने के कारण उसको सुरक्षा मुहैया करवाती थी। तो अब वो जो संप्रभुता है, ब्रिटिश संप्रभुता है पैरामाउंटेसी, उसको वो क्या करेगी, वापस ले लेगी। ठीक है, किसी प्रकार की कोई सुरक्षा जो है ब्रिटिश की तरफ से रियासतों को नहीं मिलेगी। अगला है
कि इसने शाही उपाधि जो वहां के मोनार्क थे, राजशाही उपाधि जो थी कि भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। अब कोई भारत का सम्राट नहीं होगा, तो ये भारत का सम्राट शब्द जो है यहाँ पर क्या कर दिया गया, तो समाप्त कर दिया गया। आइए कुछ और शेष बिंदु को हम लोग देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कुछ और भी अन्य बिंदु को देखते हैं। तो आइए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के कुछ और भी अन्य बिंदु को हम लोग देख लेते हैं। अगला इसका बिंदु यहाँ पर यह है कि भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। संवैधानिक प्रमुख का मतलब यहाँ पर यह होता है नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है, राज्य के गवर्नर और सेंटर में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, इस तरह से नॉमिनल हेड होते हैं, उसी तरह से इन लोगों को क्या बना दिया गया, तो नॉमिनल हेड बना दिया गया। ठीक है। अब अगला कंटेंट यहां पर यह देखिए कि इन्हें राज्यों की मंत्रिपरिषद, आप यहां देख सकते हैं, इन्हें राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था, है ना। अब ये कुछ अपने मन से नहीं कर सकते थे, इन्हें मंत्रिपरिषद की परामर्श पर क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि जो सेंटर में प्रेसिडेंट होते हैं, तो वो प्रेसिडेंट क्या होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, लेकिन सारा काम कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, उनकी जो परिषद है वो करती है। उसी तरह से आप स्टेट में देख लीजिए, स्टेट में जो गवर्नर होते हैं, तो गवर्नर क्या होते हैं, बस वो नॉमिनल हेड होते हैं और सारा कार्य कौन करते हैं, तो मुख्यमंत्री और उनकी जो कैबिनेट होती है उनके माध्यम से संपन्न होती है। तो उसी तरह का यहाँ पर कुछ प्रावधान यहाँ पर किया गया। और इसका अंतिम बिंदु यहाँ पर देख लीजिए कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व सिविल सेवा कर्मचारियों, है ना, जो यूपीएससी सिविल सर्वेंट थे, आपके सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रही जो उन्हें पहले प्राप्त थी। तो 15 अगस्त 1947 से पूर्व सिविल सेवा कर्मचारियों को, पहले जो कर्मचारी थे उनको जो सुविधा मिलती थी वही सुविधा आगे भी मिलती रही 15 अगस्त 1947 के बाद भी। ठीक है, तो ये था हमारा अंतिम अधिनियम था हमारा, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इस तरह से हमारा जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उस चैप्टर को, उसके जितने भी एक्ट होते हैं वो सभी एक्ट को हम लोगों ने क्या किया है, कवर किया है और अच्छे से कवर करने का प्रयास किया है। तो आप लोग हमें कमेंट करके यह बताएं कि आप लोगों को हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है और हमारे इस प्रयास से आप लोगों को लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। और हम लोग बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे भारत का जो संविधान है, तो भारत का संविधान का निर्माण जो हमारा क्या होगा वो अगला टॉपिक होगा, तो उसमें हम लोग मिलते हैं। आप लोग अपना प्यार और समर्थन बनाए रखें, ठीक है, और उसमें जो है आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इसे जरूर कर दें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। आगे के स्लाइड में कुछ आप लोगों को मिलेगा आपको कि गवर्नर जनरल कौन कौन थे, गवर्नर जनरल के लिस्ट मिलेंगे, गवर्नर जनरल और वायसराय के, और उनके जो कार्यकाल हैं वह आपको मिलेंगे, वह अपने नोट कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।